तो अगला पार्ट जो है हम लोगों ने जो करना है आज वो है जी और एच। ठीक है, हर लेक्चर में मैं 2 पार्ट करती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे 2 पार्ट। एक पार्ट होगा जी, दूसरा होगा एच। पहले मैं एच कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये बंदिश नहीं होती है कि आप पहले जी करो, ज़रूरी तो होता नहीं है। तो मेरा मन है तो चलिए मैं एच कर रही हूँ। तो एच क्या है? स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। वो प्रिंसिपल जो काहे के लिए वैलिड है? सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आप यूज़ कर सकते हो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो आपसे पूछा गया है। कभी कभी एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आता है, कभी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो ये छोटी सी बारीक सी चीज़ है, इसको जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट भी देना है और प्रूफ भी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्चुअल वर्क होता क्या है। आप जानते हैं वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया बॉडी में तो वो स्टैटिक्स का प्रॉब्लम तो रहा नहीं, वो तो डायनेमिक्स का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये स्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम एक्चुअल वर्क नहीं करते। ये वर्चुअल वर्क इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें एक्चुअल वर्क नहीं होता, एक वर्क किया गया है, ये इमेजिन करते हैं। ये इमेजिन करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है। उस डिस्प्लेसमेंट में उसको अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाया गया है, दूसरी जगह पे ले जाया गया है, बहुत ही पास। तो उस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है, अगर वो 0 होगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क डन 0 होगा। यही ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहता है? NASC मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस will be in equilibrium is that for any small virtual displacement the algebraic sum of virtual work will be 0. ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस भी होता है, लेकिन जब पार्टिकल का मोशन हो तो हमें इस कंसिस्टेंसी से उतना मतलब नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल की जगह यहाँ पे रिजिड बॉडी हो तब फिर आपको यहाँ एक लाइन और लिखना पड़ेगी। दिस स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, मतलब बॉडी को कुछ ना हो। अब पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल को कुछ वैसे भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको प्रिंसिपल का स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस
अब आपको कोप्लेनर तो मालूम ही है। कोप्लेनर मतलब सारे फोर्सेस जो एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। वो प्लेन आपका प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड हो सकता है। तो आपके नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो सारे फोर्सेस एक्ट करें, उसके बावजूद आपका पार्टिकल स्थिर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कब रहेगा? जब एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन विल बी 0। तो इस प्रिंसिपल को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव दो पार्ट में होगा कि कंडीशन नेसेसरी भी है और कंडीशन सफिशिएंट भी है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक पार्टिकल ले लें और उसके ऊपर लगा दें ढेर सारे फोर्सेस। तो ये हमारा पार्टिकल है और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक ही प्लेन में है ये पार्टिकल, प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। फोर्सेस जो इस पर एक्ट कर रहे हैं वो F1, F2, F3, F4 कितने भी हो सकते हैं नंबर में। नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हमने 5 ले लिए, आप 7 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो ये प्रूफ है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जहाँ प्रेजेंट है उसको आप ओरिजिन ले लीजिए और वहाँ से 2 एक्सिस खींच लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर OX और OY। ठीक है, फिगर क्लियर है। पार्टिकल यहाँ है, उसके ऊपर ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इसको हमने ओरिजिन ले लिया और इससे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस खींच लिए। अब क्या करना है? अब हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा खिसकाना है। मान लीजिए ये उसकी नई पोजीशन है, बहुत थोड़ा सा स्मॉल आर्बिट्ररी स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस भी थोड़े से डिस्प्लेस हो गए। इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ उसी का सम, एल्जेब्राइक सम 0 होना चाहिए। चलिए तो प्रूव करते हैं हम। कैसे होगा? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? लेट पार्टिकल इज एटो acted upon by number of coplanar forces. F1, F2 and so on. ठीक है, resolve these forces into x1 y1, x2 y2 and so on. क्या है? x1 क्या है? Sum of the resolved part, this is resolved part of F1 along OX। इसी तरह से y1 क्या है? y1 है resolved
part of F1 along O1। तो इस तरह से आपको सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना, समझ गए। अब जब फोर्सेस रिजॉल्व कर दिए आपने, तो अब देखिए कि वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन बाई F1 क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई F1 इट विल बी x1। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया था, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए, डेल्टा ए डेल्टा बी। मतलब x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा ए है, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा बी है। तो वर्क डन बाई F1 हो जाएगा x1 डेल्टा ए प्लस y1 डेल्टा बी। आ गया ना। तो ये तो आपका वर्क डन हो गया एक फोर्स के द्वारा। दूसरा फोर्स भी इसी तरह से काम करेगा। तो वर्क डन बाई F2 हो जाएगा x2 डेल्टा ए प्लस y2 डेल्टा बी। वर्क डन बाई F2 will be x2 डेल्टा ए प्लस y2 डेल्टा बी एंड सो ऑन। हर फोर्स को आपको इसी तरह से रिजॉल्व करना है और हर फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या हुआ, एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन by all the forces क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए समेशन x1 प्लस डेल्टा बी समेशन y1। अब डेल्टा ए डेल्टा बी को आप समेशन के बाहर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। कोई भी फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, आर्बिट्ररी है, हमने अपने मन मर्जी से दिया हुआ है। पार्टिकल को O से हम O डैश पे ले गए हैं, हम कहीं और भी ले जा सकते थे, डेल्टा ए डैश डेल्टा बी भी दे सकते थे। ये टोटली आर्बिट्ररी है, हम जैसा चाहें वैसा होगा। अब ये क्या हो गया, ये डेल्टा ए समेशन x1 को पॉपुलरली हम लोग Rx लिखते हैं प्लस डेल्टा बी Ry समेशन y1 को Ry लिखा जाता है। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल होती है ऑफ ए पार्टिकल और रिजिड बॉडी में बहुत फर्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है Rx इज 0, Ry इज 0, ठीक है। तो ये है सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन। अब अगर आप इसमें Rx को 0 रखिए और Ry को 0 रखिए, तो सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन क्या आ जाएगा, दिस इज 0 यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, Rx इज 0, Ry इज 0। इसका मतलब वन वे हमने अपने प्रिंसिपल को प्रूव कर लिया। वो क्या है, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन विल बी 0, ठीक है। अब अदर वे देखिए, अदर वे क्या है, अगर सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन 0 दिया है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा।
अभी हमने अज्यूम किया था पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसी वजह से हमने लिया Rx को 0, Ry को 0 और हमारा आया सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन, ऑफ कोर्स अलजेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का आधा पार्ट कर लिया है। आधा पार्ट क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द वर्चुअल, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन विल बी 0। अब दूसरा, टू प्रूव कन्वर्सली, to prove particle will be in equilibrium if algebraic sum of virtual work done is 0। इसको प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज आर्बिट्ररी, displacement given to the system is arbitrary, we can give a displacement कोई भी डिस्प्लेसमेंट आप दे सकते हो। पहले आपने डेल्टा ए डेल्टा बी दिया है, अब आप दे दो डेल्टा ए डैश डेल्टा बी। अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? डेल्टा ए डैश आर एक्स प्लस डेल्टा बी आर वाई इज इक्वल टू 0। इसके पहले आपके पास क्या था? इसके पहले आपके पास था डेल्टा ए आर एक्स प्लस डेल्टा बी आर वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा ए डैश माइनस डेल्टा ए इंटू आर एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि डेल्टा ए डैश के बराबर तो है नहीं। आपने जानते बूझते हुए एक डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सिस्टम को दिया है, तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए? दिस विल इम्प्लाई आर एक्स इज 0। इसी तरह से आप एक दूसरा दे दो सिस्टम को डिस्प्लेसमेंट, क्या दे दो? डेल्टा ए डेल्टा बी डैश। इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए आर एक्स प्लस डेल्टा बी डैश आर वाई इज इक्वल टू 0। सेम चीज हमें y एक्सिस के अलोंग करनी है। फिर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी डैश इंटू आर वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन आप जानते हो डेल्टा बी डैश के बराबर नहीं है, तो ये इम्प्लाई करेगा आर वाई इज 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू डेल्टा बी डैश। तो इस तरह से आपका ये आर्टिकल का कन्वर्स पार्ट
प्रूव हो गया। क्या किया हमने? हमें प्रूव करना था पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज 0। तो इसमें हम क्या टेक्निक लगाते हैं? हम कहते हैं कि जो वर्चुअल वर्क में जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो टोटली आर्बिट्ररी है, हमारे मन मर्जी से है। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट न दे के हम कुछ और दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हम डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी दे देते हैं। तो जब डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी देंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। पहले हमारे पास ये इक्वेशन थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं डेल्टा ए डैश डेल्टा ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो इससे प्रूव हो जाएगा आर एक्स इज 0। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे टू प्रूव आर वाई इज 0। क्या करेंगे? एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट देंगे डेल्टा ए डेल्टा बी डैश, तो उससे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी डैश इंटू आर वाई इज 0। दैट मीन्स आर वाई इज 0। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का एच पार्ट पूरा हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा, मैंने थोड़ा वो कर दिया है, उथल पुथल उल्टा पुल्टा। तो अब एच के बाद मैं इसका जी पार्ट करने जा रही हूँ। जी पार्ट क्या है? एक दिन में 2 पार्ट में करते हैं, जी और एच आज मेरा टारगेट। तो जी देख लेते हैं क्या है। हालांकि ये 3 नंबर के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि दिया गया है तो आपको इतना पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। नॉर्मली ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं। आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ए में मैंने कुछ मज़ेदार काम किया है। बोला मैंने बिल्कुल सही है कि एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेकिन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखा है उस पर स्क्वायर नहीं लगाया है, छोड़ दिया है, इसलिए कि जब आप वर्कआउट करें तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे स्क्वायर लगना चाहिए और आप मुझे पॉइंट आउट करें। तो अगर आप सीरियसली कोई चीज़ वर्कआउट करेंगे तो आप मुझे पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स में परमिसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानने के लिए करती हूँ कि आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, ये मेरी पॉलिसी है। अब जी है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। अब मज़ेदार बात यह है कि आप इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल चुके हो। अब एक ही क्वेश्चन में आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन भी पूछ दिया गया है, कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ दिया गया है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में निकालना है और इंट्रिंसिक का मतलब एस और शाई में निकालना है। तो फिगर तो आपके पास है, कैटेनरी से आप परिचित हो चुके हो। ये आपकी कैटेनरी है, ठीक है। और इसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालने को कहा गया है। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, हम ये वाली स्ट्रिंग का इक्विलिब्रियम कंसीडर करके वो इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाले थे। क्या निकाले थे? इंट्रिंसिक इक्वेशन इज, इंट्रिंसिक इक्वेशन ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन भी
यूज होती है। S इज इक्वल टू C tan psi। अब आप ये देखिए कि tan psi है क्या। tan psi मीन्स टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये dx है, ये चीज़ आपकी dy है, और ये जो चीज़ है ये आपकी ds है। तो ये हो जाएगा C tan psi मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका मिल जाएगा ds by dx, this will imply ds by dx is equal to c d2y by dx square, ठीक है। और ये क्या है, d2y by dx स्क्वायर होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया है सोचिएगा, बहुत आसान है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। तो अब पुट dy by dx as z। क्यों पुट कर रहे हैं, सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है इसको, इस वजह से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आ जाएगा c dz by dx is equal to c अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर। ये वैल्यू काहे की है, ये वैल्यू है ds by dx की। हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश है c dz by dx हो गया c नहीं, c नहीं आएगा, c d2y by dx स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय c। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a। देखिए हमारा टारगेट है अभी z निकालना, है ना, और फिर हम z को सब्स्टिट्यूट करेंगे dy by dx, तो y और x में आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन h हाइपरबोलिक साइन इनवर्स z इज इक्वल टू x बाई c प्लस a। S इज इक्वल टू c tan psi से आप काम कर रहे हैं। तो इसको जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपका आ गया साइन h इनवर्स z इज इक्वल टू x बाई c प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट a। इसका इंटीग्रल होता है ना हाइपरबोलिक साइन h इनवर्स। अब नेक्स्ट हमें a निकालना है। a कैसे निकलेगा,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा इनिशियल कंडीशन से निकलता है। तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, तो एट सी x इज 0 और z क्या है, z psi इज 0। psi इज 0, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, tan psi है ना z, तो इससे आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो आपका आ गया sin h इनवर्स z इज इक्वल टू x बाई सी। अब c यहाँ ले आइए, तो ये हो गया। लेकिन अभी भी हमारा काम हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, z को पुट कर देंगे। z हमारा था dy बाई dx, तो ये हो जाएगा c dy हो जाएगा sin h x बाई सी। पुटिंग z की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी है। z की वैल्यू क्या है, dy बाई dx। तो जब आप यहाँ पे dy बाई dx रखेंगे तो dy आ जाएगा sin h x बाई सी। अब ठीक है, अब हम अपने रिजल्ट के करीब हैं। हम क्या चाहते हैं, हम कार्टेशियन इक्वेशन चाहते हैं कैटेनरी की। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो इसको इंटीग्रेट करके मिल जाएगी। तो इंटीग्रल ऑफ y हो गया y, और ये इंटीग्रल ऑफ sin h x बाई सी, ये हो गया c cos h x बाई सी। फिर प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट b। अब इनिशियली आप देखिए एट सी y क्या है, y है स्मॉल c, ये वाला c। तो और ये क्या है, ये पॉइंट c है, और ये स्मॉल c आपका पैरामीटर है। ठीक है, तो इनिशियली y इज c, x इज 0, तो ये भी आपको b की वैल्यू देगा, b भी आपका 0 आ जाता है। तो आपका इक्वेशन निकलता है y इज इक्वल टू c हाइपरबोलिक cos h x by c। So this is the required result, that is Cartesian equation of common catenary। तो कैसे हमने शुरू किया, s इज इक्वल टू c tan psi से आपने शुरू किया, s इज इक्वल टू c tan psi। फिर आपने tan psi को पुट किया। tan psi क्या है, dz dy बाई dx है ना, हमने आपको बताया यहाँ से इस ट्रायंगल से tan psi को पुट किया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ds बाई dx हो गया c d2y बाई dx स्क्वायर, ये किया। उसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर बराबर है इसके अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर के। अब dy बाई dx को हमने z पुट कर दिया, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जब हमने इसको z पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बना, इसको इंटीग्रेट किया तो ये इक्वेशन बना। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जो 0 आया। नेक्स्ट आपने z को फिर dy बाई dx पुट कर दिया, और फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट किया,
और फिर आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया जो फिर 0 आया, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू c हाइपरबोलिक cos h x बाई c। तो ये आपका g पार्ट फिनिश हुआ। तो अब आज हमने g और h कर लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, i और j, वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगी। ठीक है।